पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री मुमताज अली जी जो हमारे साथ में राज्यसभा में कई वर्षों तक रहे, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और यहाँ के मंडल कोऑर्डिनेटर भी, श्री नरेंद्र शर्मा जी, श्री सूरज सिंह जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, श्री रणवीर सिंह कश्यप जी, श्री अशोक सिंह एडवोकेट, श्री प्रमोद गौड़ पूर्व विधायक, मोहम्मद फुरकान अहमद महापौर अलीगढ़, विजय पंडित, संजय शर्मा जी, विकास शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, दीनू पंडित जी, लवकुश शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, शिवक्रांत शर्मा जी, प्रमोद गौड़ जी, विजय पंडित जी, संजय शर्मा जी, नीरज मिश्रा जी, जिन्होंने कल बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों का गोष्ठी कराई थी कासगंज में। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों, मीडिया बंधुओं, भाइयों, आपका उत्साह जिस तरीके से बढ़ रहा है देख रहे हैं। जो अयोध्या से शुरू हुआ 23 जुलाई को और जैसे जैसे हम लोग आगे आगे हर जिले में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जाना है, हम देख रहे हैं कि उत्साह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ब्राह्मण समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, जुड़ ही नहीं रहे हैं, इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। और उत्साहित कितने हैं वो तो देखने को भी जब से यहां आए मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर ये गोष्ठी हम लोग आपके बीच में आके कर क्यों रहे हैं। ये गोष्ठी करने का उद्देश्य ये है कि प्रबुद्ध समाज जो इस समय उत्तर प्रदेश का है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। और उसके ऊपर दायित्व ये है कि वो जो उत्तर प्रदेश में अभी ये हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से दहशत का माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों को डराने, दबाने और धमकाने का माहौल चल रहा है, उससे डरे नहीं, उनकी धमकियों में ना आए, बल्कि उसका मुकाबला करें। और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग जो यहाँ पर आज 90% से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे हमारा खास तौर से आग्रह है कि आपको ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश में आपके हालात इतने बदतर क्यों हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने दलित समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न करना शुरू किया और उनको उत्पीड़ित करके इनको बड़ा एक स्वांतः सुखाय मिलता रहा। और पूरे देश में इनका ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बढ़ चढ़ करके दलित की बेटी को जलाने का काम, रेप करने का काम, और हाथरस में बगल में ही आपके उसको फिर उसकी बॉडी, उसके देह को भी अब मरने के बाद उनके माता पिता को नहीं दिया और मिट्टी का तेल डाल के जलाने का काम किया, मीडिया को भी दौड़ा दिया, भगा दिया और सबको, घर वालों को बंद कर दिया। तो ये तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस तरह से कर रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकार है। आपको याद होगा किस तरह से गुजरात में किस तरीके से ऊना कांड को हम लोग नहीं भूल सकते कि टेलीविजन में दिखा के फोटो खींचते हुए और कोड़े मारे जा रहे थे, और इस तरह से एक जगह नहीं, अनेकों जगह। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, 4.5 वर्षों में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आई, तो सरकार के आते ही इन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी अपने निशाने पर लेने का काम किया। और ब्राह्मण समाज को इसलिए निशाने पर लेने का काम किया क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण समाज तो हमारा बंधुआ मजदूर बन गया है। क्यों? धर्म के नाम पे हमने उनको खरीद लिया। धर्म का हम उनको दिखाते हैं, एक मुखौटा दिखाते हैं
और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, धर्म के नाम पे हमारे पीछे पीछे आकर के वोट डालने का काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने जिताने का काम भी किया। वरना इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था 2014 के बाद आने के बाद, जिसकी वजह से इनको वोट देने की जरूरत थी? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाना, बांटना, और ब्राह्मण समाज के लोगों को ये दिखाना कि मैं भगवान श्री राम का ठेकेदार हूं, मैं मंदिर बनवाने जा रहा हूं, इस तरह का ठेका दिखा करके और उनको इन्होंने प्रभावित करके अपने वोट लेने का काम किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से ही ऐसी शुरुआत हो गई ब्राह्मण समाज के ऊपर, ये इतने हमलावर हो गए कि उन्होंने सरकार बनते ही अपना असली रूप दिखाने का काम कर दिया। किस तरीके से प्रतापगढ़ में 5-5 नौजवान लड़के और उनको जलाने का काम कर दिया, जला के मारने का काम कर दिया, उनकी झोपड़ियां जलाने का काम कर दिया। मैं तो उनके घर में गया था, कहा कि ये तो वहां के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे अपनी पीठ ठोक रहे थे, मीडिया में कह रहे थे कि बहुत बड़े अपराधी थे, इनको ठीक मार दिया गया और ठीक इनकी मौत हो गई। लेकिन उनके जब हम घर गए तो घर तो नहीं था, झोपड़ी थी। झोपड़ी देखने के बाद पता लगा कि 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी में वो 5 लोग अलग अलग झोपड़ियों में रहते थे और उस गांव में रहते थे। उनके किसी के वो अकेले औलाद थे, किसी के वो रोटी रोजी अपने वही कमाने वाले थे, लेकिन उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया और वहां से अपनी आगाज दे दी कि हमने शुरुआत कर दी है अब दलित समाज के साथ साथ में अब ब्राह्मण समाज के ऊपर भी हम हमलावर होंगे। और ये इन्होंने उसके बाद वहां से आगे बढ़ करके, चाहे फिर वो कानपुर का किस्सा तो बहुत बाद में हुआ है, उसके पहले बहुत सारे किस्से हो गए। रायबरेली से चल करके ये बुंदेलखंड गए, झांसी में किया। बुंदेलखंड में एक व्यापारी ब्राह्मण समाज का था, मजबूत किस्म के आदमियों को छांटते थे, वो मजबूत किस्म का आदमी था, डरता दबता नहीं था। उसको गाड़ी के अंदर रोक करके उसके गोली मार दी, सिर्फ इसके अधिकारी से, और कह दिया कि उसने आत्महत्या की। जब खुलासा हो गया कि आत्महत्या नहीं है तो गोली मारी गई है, तो उस अधिकारी से कहा कि तुम उत्तर प्रदेश छोड़ के जल्दी से भाग जाओ और हम दिखाते रहेंगे कि हम तुमको ढूंढ रहे हैं, 1.5 साल से ढूंढ रहे हैं। अभी अगर कोई ब्राह्मण समाज के नाम लिखा दिया जाए अपराधी में तो अगले दिन जो है उसको ढूंढ भी लेते हैं, उसको गाड़ी में बांध के ले भी जाते हैं, गाड़ी भी फिसल जाती है, वो गाड़ी से बाहर भी निकलता है और उसके बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है, शूट आउट हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। एनकाउंटर कोई और चीज नहीं होती है। एनकाउंटर जब किया जाता है तो वो हत्या है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि एनकाउंटर करने का आपको यह हक नहीं है कि आप उसके सीने में गोली मार दो, लेकिन इनको तो मारना होता है। किसको मारना है ये भी तय कर लेते हैं। वरना बलिया में आप सब लोगों ने टेलीविजन में देखा किस तरीके से जिन लोगों के ऊपर इनका हाथ है, उन वहां के एमएलए और उन लोगों में से एक आदमी उनका जो था, उसने कैसे खुलेआम पब्लिक के सामने गोली मारी और एसडीएम भी मौजूद थे, लेकिन पूरा शासन प्रशासन खड़ा हो गया उसको बचाने के लिए।